हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर। आज हम आपको बताएंगे आपके इस टॉपिक में कि भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो भारतीय इतिहास, जो भी प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसको जानने के स्रोतों की ये टेबल मैंने देखी आप बनाई है। जो इसमें है कि हम वैसे तो इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आते हैं, क्या आते हैं? अभिलेख और सिक्के। अभिलेख कई तरह के होते हैं, जैसे जो गुफाओं में वर्णित हैं, गुहा लेख जिन्हें कहा जाता है। स्तंभों पे वर्णित उत्कीर्ण कुछ भी जो भी लिखा हुआ है वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। मूर्तियों पर कुछ उत्कीर्ण है, मूर्ति लेख। प्रशस्ति पत्र, ताम्रपत्र या जिस पे लिखा हो ताम्रलेख और प्रशस्तियाँ, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख और सिक्के आते हैं, जिसमें अभिलेखों के कुछ प्रकार हैं और सिक्के विभिन्न प्रकार के विभिन्न धातुओं के होते हैं। फिर आते हैं आपके साहित्यिक लेख। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं धार्मिक लेख, जो किसी विशेष धर्म से जुड़े होते हैं, और एक धार्मिकेतर होते हैं, धर्मेतर या धर्मशास्त्र लेख होते हैं। धार्मिक लेख जैसे वैदिक, जैन और बौद्ध साहित्य में, ठीक। और वैदिक में जैसे वेद आते हैं। धर्मेतर में क्या आते हैं? जो धर्म से थोड़े अलग हैं, स्मृतियाँ, पुराण, ऐतिहासिक ग्रंथ, जिनके बारे में उसमें वर्णित होता है। उसके बाद आते हैं इतिहास के अंतर्गत विदेशी यात्रियों का विवरण भी। अलग अलग विदेशी यात्रियों ने देश की यात्रा करी, भारत देश की यात्रा करी, और उन्होंने अपने अपने ढंग से जिसके भी काल में आया उसके बारे में लिखा। यूनानी, चीनी, फारसी और अन्य बहुत देशों से यहाँ पर आए, तो जिनके बारे में, जिनके लेखों से हमें उस समय के तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। आप अभिलेखों की हम बात कर रहे थे। ये पहला जो अभिलेख है, तो अभिलेख की जो शाखा होती है, अध्ययन की शाखा, उसे एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी क्या होती है? अभिलेखों को पढ़ने के लिए जिस ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं और जिस के द्वारा वो ज्ञान लिया जाता है, अभिलेखों को पढ़ने को एपिग्राफी कहा जाता है। ये स्रोत बहुत अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि वो उसी समय वर्णित होते हैं और उनमें कोई फेरबदल किया नहीं जा सकता है। विश्व का सबसे प्राचीन जो अभिलेख था वो बुकजोकोई का है, जो मध्य एशिया में है, 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त होता है। इसके अलावा भारत की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में मैसूर से बहुत से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों का एक विशेष स्थान है, जो ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी लिपि और अरमाइक लिपि में है, और बहुत सारे अभिलेख प्राकृत और भाषा में भी पाए गए हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1750 में टिफिन्सलर ने खोजा था, और 1837 में जो पढ़ने में सफलता पाई थी वो पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक। और अशोक के अभिलेखों से ही पता चलता है कि अशोक ने जो सिक्के चलवाए और अशोक को किस नाम से बुलाया जाता था, उसमें भी लिखा होता था, अभिलेखों पर भी लिखा है, देवानाम प्रियम या देवानाम प्रियदर्शी, अर्थात देवताओं का प्रिय अशोक। इसीलिए अशोक प्रियदर्शी कहा जाता है, और इसे अशोक वर्धन भी कहा जाता है। मेगस्थनीज की इंडिका में भी जो है ये वर्णित है कि उन अभिलेखों से ही पता चलता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम और का अंग्रेजी अनुवाद, ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो विलियम जोन्स ने किया था। ये इसमें हमने बाकी नोट्स भी दे दिए हैं, जैसे रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो गुजरात में स्थित है, वो आज भी है उसको, और ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन सहित तीनों शासकों का उल्लेख मिलता है। फिर अगर हम प्रशस्तियों की बात करें, ग्वालिकों में प्रशस्ति की बात कर रहे हैं, तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको महाकवि हरिशेर ने लिखा था, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में थी। फिर हर्षवर्धन के काल में भी ऐहोल प्रशस्ति है, उससे पता चलता है कि हर्षवर्धन की पुलकेशिन द्वितीय से हार हुई थी, ठीक है। तो उस समय का जितना भी वर्णन है, हुरों ने कम आक्रमण किया। भीतरी अभिलेख जो कानपुर के पास है, स्थान है भीतरगांव, वहाँ से मिला। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी, इतिहास के जानकारी, वो इन अभिलेखों से मिलती है। फिर आते हैं सिक्के। सिक्के जो होते हैं उनके अध्ययन की शाखा को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है,
और प्राचीनतम सिक्के जो भारत के वो आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक, 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क भी कहा था। क्यों पंचमार्क कहा था? क्योंकि इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्धचंद्र के ठप्पे लगाए गए थे। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किसके प्राप्त हुए? चांदी के प्राप्त हुए। और चांदी का तत्सम रूप जो है वो सिक्कों की निगरानी, कहा जाता है कि चांदी से ही बने होते थे मौर्य काल में, और रूप दर्शक कहा जाता था इसे, फिर इसे रुपया कहा जाने लगा। सोने के सिक्के चलाने का श्रेय यवन शासक इंडो ग्रीक मिनेंडर को जाता है, और उसके बाद व्यापारिक आधार पर सोने के सिक्के चलाने का श्रेय विम कर्टिस को जाता है। और महात्मा बुद्ध का चित्र भी सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया गया था। वैसे ज़्यादातर कुषाण के बारे में कहा जाता है कि कुषाण ने सोने के सिक्कों को चलवाया था। तो सिक्कों के बारे में भी इल्तुतमिश ने टंका और तांबे के सिक्कों का प्रश्न कराया, जिसे जीतल कहा जाता था। तो जो सिक्के चले प्रत्येक काल में, अलग अलग कालों में, उनसे हमें पता चलता है कि किस काल में कौन सा शासक रहा था। फिर ये पुरावशेष है जो भग्नावशेष मिले हुए हैं, जैसे विष्णु का मंदिर है, जावा इंडोनेशिया में बौद्ध स्तूप है ना। फिर आता है हमारा साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं? जो किसी भी ग्रंथों में वर्णित होते हैं। तो धार्मिक और लौकिक दो तरह के साहित्य होते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर साहित्य हैं, और ब्राह्मण के साथ साथ ये वेद आते हैं। ब्राह्मण के अंतर्गत क्या आते हैं? वेद, उपनिषद, महाकाव्य। ठीक, तो वेदों के बारे में आप सब जानते हैं। वेद 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर उपनिषद, जिनकी संख्या 108 है, गद्य और पद्य दोनों में पाए जाते हैं, इसमें वर्णित है। नोट्स भी मैं इसी के आपको दे दूंगी ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। वेदांग का शब्द क्या है? जिससे किसी को समझने में सहायता मिले किसी भी वस्तु को। वेदांगों की संख्या क्या है? 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। फिर आता है धर्मशास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र में भी धर्म सूत्र, स्मृति, टीका और निबंध। स्मृतियाँ, नारद स्मृति, मेधातिथि, इसमें मनुस्मृति, ये भी आपने सुनी होगी। महाकाव्यों, 2 महाकाव्य मेन हैं, रामायण और महाभारत, सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य। ठीक, फिर ब्राह्मणेतर हैं, जो ब्राह्मण समाज से अलग। ठीक है, यानी कि बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, ठीक, त्रिपिटक है। त्रिपिटकों में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 बौद्ध धर्म के महान ग्रंथ हैं। फिर जैन साहित्य की जानकारी के लिए भी ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध हैं, और उपांग भी कहा जाता है। फिर 10 प्रकीर्ण और 6 सूत्र भी इसमें हैं। श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय, 2 आगम बटाए, सारा वर्णित है इनमें। लौकिक साहित्य की बात करें तो बाद में ऐतिहासिक और समसामयिक जो घटनाक्रमों को लिखने वाले राज दरबार में कवि हुआ करते थे, उनसे ये लौकिक साहित्यों की रचना हुई। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आचार्य चाणक्य ने जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी। फिर पाणिनि ने अष्टाध्यायी, विशाखदत्त मुद्रा राक्षक, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, बाण भट्ट की हर्षचरित, है ना। तो ये जितने भी हैं ये क्या कहलाते हैं? लौकिक साहित्य कहलाते हैं। फिर विदेशी यात्रियों का विवरण होता है। विदेशी यात्री, प्राचीन में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, बहुत लोग यहाँ पर आए, और यहाँ पर विचरण करने के लिए विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए। तो कई तरह के लेखक हुए। यूनानी यात्री टेसियस, हेरोडोटस को तो इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ये भी हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रक्षा की थी। हालांकि ये माना जाता है कि कभी भी भारत नहीं आए। ठीक, फिर मेगस्थनीज जो सर्वप्रथम आया, मेगस्थनीज के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर के समय में वो था, और उसने 14 वर्ष तक यहाँ रहकर चंद्रगुप्त के दरबार में रहकर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, और तत्कालीन मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया था। डायनिसिस आया, डायनमिकस आया। चीनी यात्रियों में हुएनसोंग आपने सुना होगा, फायान सुना होगा। ठीक है, ये सब इसमें नोट्स में वर्णित है। ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग को अपलोड करने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट पे, साथ में इसका नोट्स भी दे दूँगी। अरबी यात्रियों में अलबरूनी, सुलेमान, फरिश्ता, अलमसूदी, ये सब भारत में आए, और इन्होंने अपने हिसाब से उस समय जिसका भी शासन काल था उसके अपने वर्णन किया। फिर अन्य विदेशों में इब्न बतूता आया, अफ्रीकी यात्री था ये। ठीक है, बर्नियर आया। और उसके अलावा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य की हम बात कर चुके हैं। तो बर्नियर और इब्न बतूता
ये भी इब्न बतूता आया था उत्तर अफ्रीका से, मोरक्को के प्रदेश तंजियार में इसका जन्म हुआ था। और ये तुगलक के शासनकाल, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और दिल्ली का प्रधान काजी भी रहा था। बर्नियर भी मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के समय में आया था और उसने 8 वर्षों तक यहाँ पर नौकरी करी थी और उस समय के वर्णन को जो है लिपिबद्ध किया था। तो ये आपका आज का टॉपिक हो गया इतिहास के स्रोत। इसके साथ साथ मैं आपके इसको नोट्स भी दे दूँगी आपको, ठीक है।